हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके में। और आज हमारा विषय रहेगा गुप्त वंश। क्या रहेगा साथियों? गुप्त वंश, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे राजधानी गुप्त वंश की कौन सी थी? कौसंबी, राइट। उसके बाद अवधि कि कब से कब तक रही है गुप्त वंश का टाइमिंग 240 से 575 तक। उसके बाद देखेंगे हम शासक। तो शासक सबसे पहले श्रीगुप्त, जिन्होंने 240 से 280 तक शासन किया। उसके बाद घटोत्कच, जिसने 280 से 319 तक शासन किया। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 319 से 335 तक शासन किया। उसके बाद समुद्रगुप्त, आपने सुना हुआ नाम होगा शायद, समुद्रगुप्त 335 से 375 तक। उसके बाद फिर आ गया हमारा यहां पर रामगुप्त 375 से 380 तक। इसके बाद फिर आ गया हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, शासनकाल 380 से 412। उसके बाद कुमारगुप्त 412 से 455। और बाद में आ गया सकंदगुप्त 455 से 467। और उसके बाद आ गया अंतिम विष्णुगुप्त, जो 575 तक शासन रहा। इसका जिक्र बाद में रहेगा हमारा। तो यहां से बात शुरू करते हैं श्रीगुप्त से। इससे बात शुरू करते हैं श्रीगुप्त से। श्रीगुप्त अवधि 240 से 280 तक। नंबर 1 संस्थापक, क्या थे ये? संस्थापक। नंबर 2 गुप्त वंश को इतिहास का स्वर्णकाल कहलवाया। ये प्रश्न सबसे प्रमुख है, इतिहास का स्वर्णकाल कहलवाया। और इन्होंने एक उपाधि ली। उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की, राइट। और अपना उत्तराधिकारी चुन लिया अभी, अपने पुत्र को। पुत्र का नाम क्या था? घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। और इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 280 में। 2 प्रश्न बनते हैं यहां से। क्या क्या? इसके शासनकाल को क्या कहा जाता है? इतिहास का स्वर्ण युग। क्या कहा गया? इतिहास का स्वर्ण युग। और उपाधि कौन सी ली? महाराजा धीराज की। ये 2 प्रमुख बनते। अब बात आती है इनके शासक होता है पुत्र घटोत्कच। मृत्यु कब होती है? 280 में। तो वो शासक बनते हैं 280 में और शासक रहते हैं 319 तक। ये साधारण शासक हैं, साधारण शासक। कोई प्रमुख कार्य नहीं, इनको छोड़ देंगे। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना। क्या चुना? उत्तराधिकारी। और वो कौन था इनका? पुत्र। नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहां पहुंचे हम, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 435 तक, राइट। तो 319 तक तो ये घटोत्कच स्वयं रहे थे।
तो 319 के बाद चंद्रगुप्त प्रथम रहे। यहां से चंद्रगुप्त प्रथम का जिक्र करेंगे जो प्रमुख विषय माना गया हमारा। किसका जिक्र करेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम का। सबसे पहले शासक कब बना? ये अपने पिता की मृत्यु के बाद 319 में। ठीक, क्या किया? 319 में शासक बनते ही, शासक बनते ही, तब यह शासक बना। उसी समय शासक बनते ही गुप्त संवत चलाया। कौन सा संवत चला दिया जी? गुप्त। अपने नाम से ही कैलेंडर चला दिया, गुप्त संवत। इससे पहले पता है, गुप्त संवत से पहले क्या था? शंख संवत था। शंख संवत जो कब चला था? 78 एडी में। जो शंख संवत और गुप्त संवत के मध्य 241 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 241 वर्ष का। अब इन्होंने पता क्या किया? चंद्रगुप्त ने अपने नाम से, अपने नाम से नए सिक्के चलाए। नए सिक्के चलाए, यानी कि पैसों के सिक्के चला दिए भाई अपने नाम से। इससे पहले नए सिक्के नहीं थे। उसने क्या किया? इसने एक स्थायी सेना का गठन किया। स्थायी सेना का गठन किया। इससे पहले स्थायी सेना भी नहीं थी। किसने किया था स्थायी सेना का गठन? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसने है ना अक्षेत्र विस्तार भी किया। क्या किया? अक्षेत्र विस्तार। वो दो नीति से होता था, इसने विवाह नीति अपनाई। दो नीति से होता था क्षेत्र विस्तार, एक युद्ध नीति और एक विवाह नीति। तो इसने कौन सी नीति अपनाई? विवाह नीति। तो विवाह नीति से प्राप्त क्षेत्र कौन सा था? वैशाली। तो वैशाली की राजकुमारी थी लिच्छवी मस्की। लिच्छवी मस्की राजकुमारी से शादी की थी और कह सकते हैं दहेज में वैशाली को प्राप्त किया। इसका क्या था? अक्षेत्र विस्तार। अब देखिए, इससे पहले किसी शासक ने इतने कार्य नहीं किए थे। किसमें? गुप्त वंश में। तो इसको है ना क्या कहा गया? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन से वंश का? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। इसके बाद यहां देखेंगे, अब इसने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। क्या चुन लिया? अपना उत्तराधिकारी। अब यहां उत्तराधिकारी की जब बात आती है ना, अपने पुत्र को ही चुनते हैं लगभग। अपना पुत्र चुन लिया। इसके पुत्र का नाम पता क्या होता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त शासक बनता है कब? तब इसकी मृत्यु होती है। तो इसकी मृत्यु ही होगी भाई। कब होती है? देखेंगे चंद्रगुप्त 335 तक। मृत्यु कब हुई? 335 में। राइट। अब हमने समुद्रगुप्त तक, यहां तक किया हमने, ऊपर बढ़ा दिया है। अब क्या टॉपिक आया अपना? समुद्रगुप्त। याद रहे 335 से 375 तक। 335 से 375 तक किसका जिक्र करेंगे? समुद्रगुप्त का। जो चंद्रगुप्त का क्या है? उत्तराधिकारी कह सकते हैं, पुत्र कह सकते हैं। इसका जिक्र आया समुद्रगुप्त। राइट। सबसे पहले शासक। शासक कब बना? 335 में। नंबर 1, गुप्त वंश का सबसे महान शासक।
यानी कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा गया? 12 शासक आर्यवर्त प्लस 9 शासक दक्षिणावर्त के हराए। यानी कि 12 और 9 कुल कितने शासक हराए? 21 शासक। कितने शासक हराए? 21 शासक। और इसी समय एक उपाधि ले ली गई। क्या उपाधि धारण की? भारत का नेपोलियन। क्या उपाधि धारण की? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है? इन बातों के कारण कहा गया। राइट। अब इनके है ना दरबारी कवि भी थे। क्या नाम था उसका? हरिसेन। इस हरिसेन से प्रभावित हो गया और क्या किया? कविता लिखना आरंभ किया। कविता लेखन किया ना। तो कविता लेखन के कारण भी एक उपाधि ले ली। कौन सी? कविराज की। कौन सी उपाधि? कविराज की। अब इन्होंने है ना अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया। तो अश्वमेध यज्ञ किया तो इन्होंने एक उपाधि और ले ली। कौन सी? अश्वमेध यज्ञ करता की। अश्वमेध यज्ञ करने वाला कौन था? समुद्रगुप्त। इन्होंने ये क्या ले ली? उपाधि ले ली। अब बात आती है, एक श्रीलंका देश हमारे पास और वहां का एक शासक होता है। उस शासक का नाम क्या होता है? मेघवर्मन। क्या होता है? मेघवर्मन। इस मेघवर्मन ने ना अपना दूत भेजा। कहां भेजा? भारत में। भारत में कहा? समुद्रगुप्त के पास। और समुद्रगुप्त से परमिशन लेने के लिए। कैसी परमिशन? भारत में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था। तो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भारत में करना चाहता था वो। कौन? मेघवर्मन अपने हिसाब से। तो उसने परमिशन लेने के लिए एक दूत भेजा था इनके पास, मेघवर्मन ने, बौद्ध विहार बनाने के लिए। अब इसने क्या की? अन्य उपाधि ले ली गई। अन्य उपाधि। अन्य उपाधि कौन सी थी? कर्मांक, विक्रमांक। ये अन्य उपाधियां भी आ गई। तो उपाधि बहुत ज्यादा रखी इन्होंने। इस वंश का सबसे महान शासक इस वजह से कहा गया ये। राइट। तो अब इसने क्या किया? अपना उत्तराधिकारी चुन लिया भाई। किसे चुना? अपने पुत्र को। और पुत्र का नाम क्या था? रामगुप्त। और इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसकी होती है? समुद्रगुप्त की। यहां लिखते हैं मृत्यु। 335 में शासक बनता है तो 375 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर लगभग 40 वर्ष तक शासक रहता है। और इसके बाद शासक कौन बनता है? इनका उत्तराधिकारी, या कह सकते हैं इनका पुत्र। नाम क्या आता है? रामगुप्त। अब रामगुप्त की हेडिंग डाल देंगे भाई हम। 375 से 380 के मध्य जो शासक बने थे। कब से कब तक शासक बने थे? 375 से 380 के मध्य। क्या नाम आता है? रामगुप्त। अच्छा, शासक कब बनते हैं? अपने पिता की मृत्यु के बाद 375 में। अब ये क्या होता है? जो शंकों की सेना है ना, शंकों से हार जाते हैं। हार जाता है। तो इसीलिए इस हार के कारण इसको क्या कहा गया? असफल शासक। जो इनकी पत्नी होती है ना, पत्नी,
उनका नाम होता है द्रोस्वामी। द्रोस्वामी, द्रोस्वामी भी कह देते हैं, द्रोस्वामिनी भी कह देते हैं। जो द्रोस्वामिनी है ना, उसको इस हार के बदले शंकों के अधीन कर देता है, यानी कि शंकों की गुलाम बना देता है। इस बात का पता चलता है इसका छोटे भाई को। इसका भाई होता है ना जो इससे छोटा होता है, उसका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। जैसे ही चंद्रगुप्त को पता चलता है ना कि ध्रुवस्वामी शंकों के पास जाएगी, तो ये भी दासी का रूप धारण करके इसके साथ चलता है। जैसे ही शंकों के पास चलता है तो पहले तो उस शंख शासक की हत्या करता है। किसकी? शंख शासक की। इसकी हत्या करता है और फिर अपने भाई चंद्रगुप्त की भी क्या कर देता है, सॉरी रामगुप्त की भी क्या कर देता है, हत्या। कब? 380 में। और इस द्रोस्वामी से क्या कर लेता है, शादी, और स्वयं क्या बन जाता है, शासक। कब बनता है चंद्रगुप्त शासक? 380 में। राइट। अब हमारा विषय देखिए यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त प्रथम भी आया था हमारा, तो अब विषय रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र करते हैं। चंद्रगुप्त सबसे पहले शासक कब बनता है? शासक तो आपको याद होना चाहिए भाई, 380 में। नंबर 1, शंकों को हराता है। राइट। तो शंकों को हराते ही उपाधि धारण करता है, शंकारी की उपाधि। तो और भी थी इसके, कौन सी थी? अजीत की थी, एक दैविक की थी, एक विक्रमांक की थी, एक विक्रमादित्य की थी। ये उपाधि थी। ठीक। जो चंद्रगुप्त था ना, इसका दरबार था ना, दरबार, वो कैसा था? नौरत्नी, यानी कि 9 रत्न थे इसके दरबार में, प्रमुख व्यक्ति थे 9, इसलिए इसके दरबार को नौरत्नी कहा जाता है। अब सबसे प्रमुख आ गया इसके, एक विदेशी यात्री आया इसके दरबार में। विदेशी यात्री, जो विदेशी यात्री आया ना, वो चीन देश से आया, इसलिए उसको क्या कहा गया? चीनी। और उस विदेशी यात्री का नाम क्या था? फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। ये है ना 399 में आया था भाई, 412 में वापिस गया। कब वापिस गया? 412 में। शंकारी की उपाधि ली थी ना, अब इसने क्या किया? नए सिक्के भी चलाए हुए, नए सिक्के चलाए। जो नए सिक्के चलाए ना, वो किस शैली के थे? शंकारी शैली के भाई, शंकारी शैली के सिक्के चलाए। राइट। अब इसने क्या किया? अपना उत्तराधिकारी चुन लिया भाई। अपना कौन चुना था? कुमारगुप्त को, कुमारगुप्त को। और इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। मृत्यु कब होगी? 380 में तो शासक बने थे, और 412 में क्या होगी? इनकी मृत्यु होगी। तो 412 में कौन शासक बनेगा? कुमारगुप्त। तो यहां मैंने लिखाया होगा शायद, कुमारगुप्त 412 से 455 तक शासक रहा। प्रमुख बात क्या रहती है इसकी? इसका दरबार क्या था? नौरत्नी। इसके दरबार में विदेशी यात्री कौन आया था? ये 2 प्रमुख बातें रहती। राइट। इसके बाद दोहराएंगे कि इसके बाद के शासक कौन बने, यानी कि जिक्र रहेगा हमारा कुमारगुप्त का। बात रहती है कुमारगुप्त। नंबर 1, शासक कब बने कुमारगुप्त? 412 में। नंबर 1, हुणों को हराया उसने। किसको हराया? हुणों को हराया। इस जीत की खुशी में है ना, मयूर शैली के सिक्के चलाए, जिन पर मोर के चित्र थे।
सिक्के चले, कैसी शैली के? मयूर शैली के। 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। कितनी बार किया अश्वमेध यज्ञ? 2 बार। अब गुप्त वंश के सबसे अधिक शिलालेख लिखवाए। क्या लिखवाए? शिलालेख लिखवाए। गुप्त वंश के सबसे अधिक क्या लिखवाए? शिलालेख लिखवाए भाई। राइट। अब इन्होंने एक सबसे प्रमुख बात आती है, नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे प्रमुख बात केवल यही है, नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी भाई। बात आती है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? कुमारगुप्त के। अगर ध्वस्त करने की बात आती है ना, तो मोहम्मद गोरी के गुलाम जो बाद में शासक बनते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में 1206 से 1210 के मध्य। और ध्वस्त किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने। वो बाद में बात आएगी, हमारा विषय आएगा, उस पर ज्यादा बात नहीं करते। नालंदा विश्वविद्यालय की क्या रखी? नहीं। अब इसने उत्तराधिकारी चुना एक, और उत्तराधिकारी क्या था? सकंद गुप्त। और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है भाई। मृत्यु कब होती है? 412 में शासक बनने के बाद 455। राइट। तो अब शासक कौन बनेंगे? सकंद गुप्त, जो इनके क्या है? उत्तराधिकारी। तो अब हम दोहराएंगे कि सकंद गुप्त के बारे में बात रहेगी, सकंद गुप्त की। यहां से देखिए, अब हमारा ये 455 से 467 सकंद गुप्त। सकंद गुप्त ये शासक कब बने? 455 में। क्या थे ये? अंतिम महान शासक। किसके भाई? गुप्त वंश के। राइट। शासक बनते ही इन्होंने क्या किया? हुणों को हराया। एक कार्य। और प्रमुख कार्य क्या था? मौर्य वंश की झील थी एक झील, और उस झील का नाम क्या था? सुदर्शन झील। मौर्यकालीन सुदर्शन झील थी ना, जो ये गुजरात में थी, सौराष्ट्र में। इस झील का क्या करा? जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार किया। किसका किया? मौर्यकालीन सुदर्शन झील का। राइट। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और एक बात देखेंगे, तो इसने उपाधियां भी ली। एक बात याद रखनी है, इस वंश का अंतिम महान शासक। इसके बाद सभी शासक क्या हो गए थे? कमजोर सिद्ध हो गए थे। उपाधियां की जब बात आती है ना, तो कर्मांक, विक्रमांक, विक्रमादित्य और लोकराज, ये क्या ली इसने? उपाधियां ली। अंतिम शासक था, बात छोड़ देंगे। अब इनकी मृत्यु हो जाती है 467 में। मृत्यु से पहले है ना, एक चीन का शासक होता है भाई, सांग सम्राट। सांग सम्राट के पास अपना दूत भी भेजता है ये। अंतिम शासक होता है भाई ये। इस वंश का दूत भेजने के बाद देखेंगे अंतिम शासक, अरे ये होता है विष्णुगुप्त। कौन होता है? विष्णुगुप्त, जो एक कमजोर शासक होता है, बेहद कमजोर। इसकी कमजोरी का कैसे पता चलता है? बात 575 की होती है। इस पर हुण आक्रमण करते थे, और हुणों से डरता हुआ, हुणों से बचने के लिए अपने वंश का विलय ही कर देता है दूसरे वंश में, विलय। और किस वंश में करता है? वर्धन वंश में।
किस वंश में कर देता है? वर्धन वंश में, राइट। अब ये इसके साथ हमारा गुप्त वंश तो खत्म हुआ। 2-4 बात यहां पर रही है हमारी, क्या भाई? सती प्रथा के प्रमाण इसी वंश में मिले थे सबसे पहले। कब मिले थे? इसी वंश में मिले थे सती प्रथा के प्रमाण। जो विष्णुगुप्त है ना, उनके सेनापति थे, उनकी पत्नी सबसे पहले सती हुई थी। चलिए, मंदिर बनाने की, मंदिर बनाने के नियम है ना, जो भी साक्ष्य मिले हैं ना, वो गुप्त वंश से मिले हमें। भाई मंदिर सबसे पहले किस वंश में बना? मंदिर में। उससे पहले क्या होती थी? गुप्त वंश से पहले मंदिरों की जगह मठ। अब 2 बात, और तीसरी बात आई विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी, क्या था उसका नाम मुझे याद नहीं है, पंचतंत्र की रचना इसी वंश में की थी। गुप्त वंश का कार्यकाल था ना, तभी हुई थी। और एक बात, नालंदा, ये शायद मैंने बता दिया पहले, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव इसी वंश में रखी गई थी, तो बताया भी गया था, कोई बात नहीं। खैर, नालंदा विश्वविद्यालय की नींव भी इसी वंश में रखी गई थी। एक प्रश्न और रहा हमारा बहुत ही प्रमुख, एलोरा की गुफा। वो एलोरा की जो 29 गुफा है ना, जनता एलोरा की, उनमें से 16 गुफा के साक्ष्य इनसे संबंधित है, राइट। अब गुप्त वंश के बाद किस वंश की उदय होता है भाई? वर्धन वंश का। आज हमारा गुप्त वंश समाप्त हुआ। क्लास कैसी लगी? कमेंट करके सभी साथी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।